नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग हिंदी देख रहे हैं और ये हिंदी का क्लास जो होगा टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए होगा। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट जो है 4 करने वाले हैं। इसके पहले आपको हम 3 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन आपको हम करा चुके हैं और जो सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है बेस्ड है। और हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जोड़ते हुए हम करा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। और अंत तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 1 जो है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सुमेलित पहले कर लेते हैं। देखिएगा पहला जो है नागमती वियोग वर्णन, मतलब इसकी रचना किसने की है। तो ध्यान रखिएगा इसकी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरा देखिएगा ब्रह्मा राक्षस यहाँ पर बोला गया है, तो ये जो है आपका मुक्तिबोध का रचना है। किसकी रचना है? मुक्तिबोध का रचना है, तो ये 4 नंबर में जाएगा, मुक्तिबोध की रचना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा झूठा सच, झूठा सच के रचनाकार जो हैं खुद यशपाल हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिएगा असाध्य बीड़ा, ये असाध्य बीड़ा जो रचना है ये जो है अज्ञे जी की रचना है, तो ये 1 में चला जाएगा। आप क्या समझें, समझ लीजिए फिर से। आपका जो नागमती वियोग खंड है ये किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ब्रह्मा राक्षस किसकी रचना है? तो ब्रह्मा राक्षस जो है मुक्तिबोध की रचना है। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब आप ऑप्शन को मिलाइएगा तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अज्ञे जी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो पूछ लेता है कि किस रचना पर मिला हुआ है, तो याद रखिएगा आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार रचना पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत फेमस होता है। कहेगा कि अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर? आंगन के पार द्वार पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर संधि शब्द पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा संधि शब्द जब जोड़ेंगे इसको तो ये जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बाण्यौचित्य, यही जो होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें जो है किस प्रकार की संधि है, कौन सी संधि है, तो आप याद रखिएगा यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। कैसे पहचान गए? तो ध्यान रखिएगा जब भी य और व के पहले आधा कुछ भी दिया हो, य और व के पहले आधा कुछ भी दिया हो, तो वहाँ पर जो होता है यण स्वर संधि होता है। तो देख लीजिए य के पहले यहाँ पर आधा अड़ आया है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर जो है यण स्वर संधि है। क्या याद रखना है? य और व के पहले आधा मिले तो वहाँ यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आपका जो है नेपाली भाषा है, इसे भी हम लोग देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं। अब देखिएगा अगर आपसे प्रश्न करता है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है,
तो याद रखिएगा इसकी लिपि का नाम जो होता है गुरुमुखी होता है। क्या होता है? गुरुमुखी होता है। अगर कहे कि बांग्ला भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो बांग्ला भाषा की लिपि का नाम क्या है? बांग्ला ही है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधी भाषा है इसको किस लिपि में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा अरबी लिपि में क्या किया जाता है? सिंधी भाषा को लिखा जाता है। एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, उर्दू भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो ध्यान रखिएगा मेवाती जो बोली है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोली आती है, और 4 में आपने देखा पहला जो था आपका मेवाती था। अगला देख लीजिए मालवी है, मालवी के बाद क्या है? मरवाड़ी है, मरवाड़ी है। उसके बाद क्या है आपका? जयपुरी है। मेवाती हो गया, मालवी हो गया, मरवाड़ी हो गया, और जयपुरी राजस्थानी हिंदी की क्या है? बोली है। मगही जो है किसकी बोली है? मगही जो है किसके अंतर्गत आती है? ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब ध्यान दीजिएगा कन्नौजी किसके अंतर्गत आएगी? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाएगी? कन्नौजी आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? विभत्स रस का विरोधी कौन सा है? तो श्रृंगार रस जो होता है विभत्स का क्या होता है? विरोधी होता है, अपोजिट होता है। अब ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र क्या है? एक ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र जो है क्या है? एक ग्रंथ है। ये किसका ग्रंथ है? तो भरत मुनि का क्या है? ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है 8 बताया हुआ है। रसों की संख्या कितना बताया हुआ है? 8 बताया हुआ है। और उद्भट साहब के अनुसार रसों की संख्या 9 माना गया है। आप ध्यान दीजिएगा श्रृंगार रस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वियोग श्रृंगार रस, एक जो होता है संयोग श्रृंगार रस। अब आपसे पूछा जाए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो याद रखिएगा करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। अगर आपसे पूछे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगर कि कहे कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका भय होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि छपै किस प्रकार का छंद है? छपै जो है किस प्रकार का छंद है? तो ये जो है विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। आप याद रखिएगा सम मात्रिक छंद में आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे सम मात्रिक छंद में? रोला याद रखेंगे, चौपाई याद रखेंगे, गीतिका याद रखेंगे, और हरि गीतिका याद रखेंगे। अगर आपसे कहता है कि अर्ध सम मात्रिक छंद कौन सा है, तो आप याद रखेंगे दोहा, सोरठा, बड़वे जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनना है। कह रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तो इसके कहने का आशय क्या है थोड़ा समझिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से श्री राम जो हैं कह रहे हैं, श्री राम जो हैं वियोग में डूबकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में क्या कर रहे हैं? पता पूछ रहे हैं। श्री राम जी वियोग में डूबे हुए हैं और जंगल के पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा रस हो जाएगा? थोड़ा सा ऑप्शन इसको हम दिखाते हैं। आप देखिएगा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा अब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा वियोग में डूबे हुए हैं और सीता की खोज कर रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वियोग रस।
करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर कह रहा है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर सुख दुख दिया हुआ है, तो सुख दुख में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद जो होगा प्रधान होगा। दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर देखिएगा कह रहा है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है? दिया है सुधन उक्ति। तो इसका संधि क्या होगा आपसे ये पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही संधि जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सुक्ति। और कहे आपसे अगर बोलता है कि संधि के कितने भेद होते हैं तो आप याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला याद रखिएगा स्वर संधि, दूसरा याद रखिएगा व्यंजन संधि और तीसरा याद रखेंगे विसर्ग संधि आप याद रखेंगे। अब आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि सुक्ति में कौन सी संधि है, सुक्ति में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा आपको हम बताए हैं कि जहाँ पर जो है बड़ी मात्रा मिले, क्या मिले? बड़ी मात्रा मिले तो वहाँ पर जो होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। क्या होता है जी? दीर्घ स्वर संधि होता है। तो इसमें सुक्ति में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। देखिए ना ऐसा जो दिया है बड़ी मात्रा का ही संकेत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 कह रहा है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि सही उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। क्या हो जाएगा? उत्धन कर्ण हो जाएगा। उत्धन कर्ण हो जाएगा। तो ये वाला जो है आपका मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और मूल शब्द के पहले जो होता है वही जो होता है उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगेगा? मूल शब्द के पहले लगता है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 11 नंबर आप देख लीजिए। 11 कह रहा है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम आपको चुनना है तो ध्यान दीजिएगा तत्सम में आपका जो हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। अब कहिए कि सर आप कैसे पहचान जाते हैं? तो जहाँ पर ये पिटकट्टा सा दिखाई दे वह शब्द जो होगा तत्सम होगा। ये वाला स जहाँ दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम आपका हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत का जो शब्द होता है वही जो होता है क्या होता है? तत्सम शब्द आपका होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कन्हैया देख रहे हैं, कान्हा देख रहे हैं, किशन देख रहे हैं, ये शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। संस्कृत का ही बिगड़ा रूप, संस्कृत का ही परिवर्तन किया गया रूप जो होता है आपका कौन सा होता है? तद्भव होता है। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ये जो है आपका संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे बोल दे कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर कह रहा है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है?
मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय आया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है, आस प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रतिधन अय, प्रतिधन अय जो होगा प्रत्यय का संधि विच्छेद होगा। और इसमें कहे कि कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, क्योंकि य के पहले क्या आया है, य और व के पहले आधा आता है, तो वहाँ यण स्वर संधि हो जाता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि प्रत्यय कहाँ लगता है, तो जो शब्दांश होता है, शब्दांश के अंत में क्या लगता है जी, प्रत्यय लगता है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है आपका कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, उसे हम लोग कौन सा समास में रखेंगे? तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। अगर पहला पद प्रधान नहीं कहता, पहला पद अव्यय भी कहता, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और आप याद रखिएगा अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा द्वंद्व समास की अगर बात करें, तो द्वंद्व समास को पहचानेंगे कैसे? अगर बीचों बीच में दो शब्दों के बीचों बीच में योजक चिन्ह मिल जाए तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और आप जानते हैं कि द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद जो होता है प्रधान होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 नंबर इजी प्रश्न है। कह रहा है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है महामूर्ख। क्या होगा जी, महामूर्ख हो जाएगा। आप जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा लोकोक्ति दिया गया है। लोकोक्ति में क्या है, 16 नंबर में, खग जाने खग की भाषा। खग का मतलब क्या होता है, पक्षी, यानी पक्षी पक्षी की भाषा को जानते हैं, इसका मतलब यही है, खग जाने खग की भाषा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिएगा 17 नंबर देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के आपसे क्या पूछा है, कवि पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा निर्गुण भक्ति धारा में एक ही कवि आते हैं, ये जो हैं कबीर आते हैं, कबीर दास जी आते हैं। और कबीर दास जी के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कबीर दास की रचनाओं का संग्रह जो है क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। और याद रखिए बीजक में इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है, साखी है, शबद है, और एक और रचना है रमैनी है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप क्या ध्यान रख सकते हैं, तुलसीदास के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनकी रचना जो है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है। अब देखिएगा सूरदास की रचना जो है सुर साहित्य है, सुर सरावली है, इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। और सूरदास जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है? तो ये रचना जो है आदिकाल की प्रमुख रचना है। और आपसे अगर कहता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं, तो याद रखिएगा ये जो है चंद वरदाई जो हैं इसके क्या हैं, रचनाकार हैं। और अगर आपसे प्रश्न कर दे कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, किस शैली में लिखा गया है, तो ये डिंगल शैली में क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इतना चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है।
इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है, तो आप याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या बोला है, गद्य काल बोला है। ये क्वेश्चन स्टेट 2025 में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछे कि बिहारी जो हैं किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं। कहे कि केशव दास जो हैं किस काल के कवि हैं, तो ये भी रीति काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं, तो ये भी जो है रीति काल के कवि हैं। तो इतना चीज़ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। भक्ति काल को हम लोग पूर्व मध्य काल भी हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 नंबर क्या है, कह रहा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि क्या करना है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो कारक होता है, कारक को ही हम लोग बोलते हैं क्रियापरक व्याकरणिक कोटि बोलते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी व्याकरण में कारक जो होते हैं 8 होते हैं। अगर कारक का डिफिनीशन आपसे पूछता है तो याद रखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक हम लोग बोलते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में वचन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चूड़ी अच्छी थी में थी जो है कौन सी क्रिया है। थी कौन सी क्रिया है, थी जो है आपका क्या है, योजक क्रिया है। क्या है जी, योजक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो चिन्ह दिख रहा है ये किसका चिन्ह है, तो आप कहिएगा कि ये जो है योजक चिन्ह है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्ति काल का कवि कौन नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा भक्तिकालीन कवि के बारे में आपसे पूछा हुआ है। देखिएगा सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, तुलसीदास भी भक्ति काल के हैं, कबीरदास भी भक्ति काल के हैं। आपको अभी हम डिस्कशन में बताए हैं कि बिहारी जो हैं रीति काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। और आप जानते हैं कि भक्ति काल को हम लोग बोलते हैं पूर्व मध्य काल। यदि आपसे कहता है कि बिहारी सतसई, क्या कहता है कि बिहारी सतसई जो है किसकी रचना है, तो ये जो है बिहारी की ही प्रमुख क्या है, रचना है। अब जो है तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, ये तुलसीदास की क्या है, प्रमुख रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। यहाँ पर समझिए कारक चिन्ह यहाँ दिख रहा है पर, तो पर जो है किसका कारक चिन्ह है, तो अधिकरण का है। अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर, में और पर, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देख लीजिए। 23 क्या कह रहा है कि मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो होगा, मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का मतलब क्या होता है, अश्वशाला होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, आपको मिश्र वाक्य चुनना है। तो मिश्र वाक्य जो होगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है 25 नंबर की रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प क्या करना है, आपको चुनना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि रामू की अपेक्षा होगा कि उपेक्षा होगा। तो ध्यान रखिएगा रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि डैश केवल इसलिए हुई, मतलब उपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी
अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। हाँ, सूट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है पानी बीच मीन प्यासी, पानी है का मतलब क्या है, यहाँ पर कारण है, फिर भी जो है मीन का मतलब मछली प्यासी रह जा रही है, यानी कार्य जो है नहीं हो रहा है। कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में जो होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विभावना अलंकार जो होता है बिल्कुल इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। विभावना अलंकार में क्या होगा, कारण नहीं होगा, फिर भी क्या होगा, कार्य होगा। विभावना अलंकार में ऐसा बात होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ा के क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और उपमा अलंकार में आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी सा, से, सी, सम, सरिस शब्द मिल जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देख लीजिए। 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या, कि किसी चीज़ का क्या हो, नाम हो। तो समझ जाइए, यहाँ पर राम जो है किसी लड़के का नाम है, रामचरितमानस किसी ग्रंथ का नाम है, गंगा जो है नदी का नाम है। तो यही ऑप्शन सूट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 27 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाच्य से देखते हैं 29 नंबर। वाच्य होते हैं मतलब कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला जो होता है कर्तरी वाच्य, दूसरा क्रम वाच्य, तीसरा जो होता है भाव वाच्य होता है। अगर आपसे कहा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अगर कहा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भी आपके 6 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य बताना है, यानी कौन भाववाच्य है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब चला जाए, ये क्या है, भाववाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ये देखिएगा, तुम फूल तोड़ोगे, ये जो है आपका कर्तरीवाच्य है। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी कर्तरीवाच्य है। पुस्तकें लिखी जाएगी, ये जो है आपका कर्मवाच्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 31 नंबर देखिए, निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सममात्रिक छंद का आपको हम ट्रिक भी बताए थे पिछले वीडियो में। इसका ट्रिक है चारों गीत हरि के, चारों गीत हरि के। तो ध्यान रखिएगा, च से आपका क्या हो जाएगा, च से चौपाई हो जाएगा। रस से क्या हो जाएगा आपका, रस से क्या हो जाएगा, रस से रोला हो जाएगा। गीत से जो होगा गीतिका हो जाएगा, गीत से क्या हो गया, गीतिका हो गया। और हरि से क्या हो जाएगा आपका, हरि गीतिका हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं इस सब में क्या है, सममात्रिक छंद है। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31 का 3 हो गया। एक चीज़ इसमें और याद रखना है, सममात्रिक छंद में याद रखिएगा कि जिन छंदों के सभी चलन समान होते हैं, जिन छंदों के सभी चलन समान होते हैं उन्हें हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिएगा, दोहा इसमें रह गया और सोरठा रह गया। तो दोहा और सोरठा जो होता है कौन सा छंद है, तो याद रखिएगा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। और ये दोहा और सोरठा जो होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा होता है। तो आप इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो 1 नंबर जो है आपका ज़रूर कंफर्म होगा यहाँ से।
चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 32 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित करना है आपको। कह रहा है कि विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर जो है उप प्रधानाचार्य में जो है रेखांकित किया गया है, ये आपको बताना है कि तत्सम का उपसर्ग है, कि तद्भव का है, कि विदेशज का है, कि देशज का उपसर्ग है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है तत्सम का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। 33 कह रहा है कि प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और प्रत्यय देख लीजिए, प्रत्यय शब्द जो है दो शब्दों से मिल के बना है, प्रतिधन अ, प्रतिधन अ। और कहे कि प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि हुई है, तो याद रखिएगा यण स्वर संधि इसमें हुआ है, क्योंकि यण स्वर संधि कहता है कि य और व के पहले आधा वर्ण मिले तो उसमें यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर य के पहले आधा त मिला, तो इसमें क्या है, यण स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। कह रहा है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो जब आप तोड़ेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपको मिलेगा, उद्यान का सही यहाँ पर वर्ण विच्छेद यहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस धातु से भाषा बनी है। तो ये जो है भाष धातु से क्या बनी हुई है, भाषा बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप 36 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं। धातु धन क्या हो जाएगा, ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें जो होगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कैसे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि जब भी बड़ी मात्रा मिले तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि। बड़ी मात्रा आप नहीं समझ रहे हैं, तो देखिएगा बड़ी मात्रा का मतलब आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए। तो इसमें तो बड़ा ऊ दिख रहा है ना, बड़ा ऊ ऐसे मात्रा दिया है तो बड़ा ऊ का मात्रा है, यहीं बड़ी मात्रा मिले तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। 37 नंबर भी इजी प्रश्न है। कह रहा है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। प्रीवियस सेट में आपको हम बताए हुए हैं कि विशेषण और विशेष्य के योग से क्रमधारय समास का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 38 नंबर देख लीजिए। 38 कह रहा है कि खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली किससे निकली हुई है। तो आपको हम अभी प्रीवियस में बताते आ रहे हैं कि खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से क्या हुई है, निकली हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है, तो 5 बोलियाँ आती है। बिहारी हिंदी से कितनी बोलियाँ निकलती है, 3 बोलियाँ निकलती है। राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियाँ, 4 बोलियाँ निकलती है। पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियाँ निकलती है, तो 3 बोलियाँ निकलती है। आपको हम पूर्वी हिंदी का ट्रिक भी बताए थे पिछले सेट में, ABC। यानी देखिएगा पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकल रही है, तो ABC याद रखेंगे। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी वाली आप याद रखेंगे, खड़ी बोली है, कनौजी है, बांगरू है, ठीक है ना, ये खड़ी बोली में आ जाएंगी। बिहारी हिंदी में हम आपको बताए थे कि आपका जो है मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। राजस्थानी हिंदी में आपको बताए थे कि मालवी है, मेवाती है, जयपुरी है और मारवाड़ी है। इतना चीज़ कंफर्म कीजिए, यहाँ से 1 नंबर आपका भी कंफर्म होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो ये जो है अ को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि जो छोटा ऊ होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अगर आपसे कहता है कि छोटा ऊ कहता है चाहे बड़ा ऊ कहता है,
इसका उच्चारण स्थान याद रखिएगा ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगर आपसे कहता है कि अ आ कहता है कि अ आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो याद रखिएगा अ आ का क्या होता है? कंठ होता है। अगर आपसे कहे कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो याद रखिएगा तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं 40 नंबर। 40 का है र धन म का रूप है। र धन म का रूप है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं 41 नंबर। कह रहा है कि प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? तो देखिए ये प्र में र जो है क्या है? पूर्ण वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो प्रेमचंद का एक ही रचना दिख भी रहा है, पंच परमेश्वर कहानी है उनका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसने कहा था ये किसकी कहानी है? तो ध्यान रखिएगा ये गुलेरी जी की क्या है? कहानी है। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है। ये कहानी 1915 ईस्वी में आती है। आपसे अगर कहता है कि सुखमय जीवन, क्या कहता है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये भी जो है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था गुलेरी जी की है। अब देखिएगा गुलेरी जी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, कहेगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ठेस रचना जो है किसका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देख लीजिए। 43 कह रहा है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? आपको बताना है सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार का आपको क्या करना है? आपको नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा कहानीकार के मामले में जो है मुंशी प्रेमचंद्र जो है बहुत फेमस है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 जो हो जाएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था जी? धनपत राय था। कहा जाए कि इनका जो है पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो गोदान जो है पूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास लिखा गया है 1936 ईस्वी में लिखा गया है। अब देखिएगा जयशंकर प्रसाद का अगर अंतिम नाटक पूछा जाए तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है। इसके अतिरिक्त ये लिखे हुए हैं चंद्रगुप्त लिखे हुए हैं, स्कंदगुप्त लिखे हुए हैं, आज़ाद शत्रु लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग बढ़ जाते हैं 44 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। आप जानते हैं कि रीति काल को हम लोग उत्तर मध्य काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनकी एक रचना है आलोक पर्व। क्या है जी? आलोक पर्व एक रचना है और इसी रचना पर इनको मिलता है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्टेट के एग्ज़ाम में अभी खुद आया हुआ है कविता क्या है? स्टेट 2025 में पूछा था कि कविता क्या है, ये किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है चिंतामणि। कौन सा है जी? चिंतामणि क्या है? इनका निबंध है। इनका एक कहानी भी है। 11 वर्ष का समय जो है शुक्ल जी का क्या है? कहानी भी है। अब आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल का क्या नाम दिए हुए हैं, ये कमेंट में आप बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। तो आधुनिक युग की मीरा जो है बोला जाता है महादेवी वर्मा को बोला जाता है। और आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है यामा रचना पर 1982 ईस्वी में इन्हें मिला हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं तो इनकी एक कविता है झांसी की रानी। कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 46 नंबर। निराला को कैसा कवि माना जाता है?
निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ये जो है क्रांतिकारी कवि हैं। कैसा कवि? क्रांतिकारी कवि हैं। और बताइएगा कि जूही की कली जो है, जूही की कली किसकी रचना है? तो ये रचना जो है निराला जी की क्या है? रचना है। यदि आपसे प्रश्न करता है कि निराला की सबसे लंबी जो है रचना का क्या नाम है, तो याद रखिएगा इनके सबसे लंबी रचना का नाम जो है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो है सबसे लंबी इनकी क्या है? रचना है। इसके अतिरिक्त निराला की रचना है परिमल है, गीतिका है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और निराला जो है छायावाद के कवि हैं, छायावाद युग के कवि हैं निराला जी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। 47 कह रहा है कि संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। असमान का मतलब कि जो मिलता जुलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा प्रबंध शैली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 48 नंबर कह रहे कि उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? तो उपन्यास सम्राट उपाधि दी गई है प्रेमचंद्र को उपाधि दी गई है। और पूछा जाए कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास जो है मंगल सूत्र है। क्या है जी? मंगल सूत्र है। अमृतलाल नागर का एक रचना याद रखिएगा, अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कविता जो है आंसू है, लहर है, झरना है। आप जो है सुदर्शन की एक रचना जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 49 नंबर विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? इनकी तपस्या जो थी मेनका ने क्या की थी? भंग की थी। अब चलिए कहे कि उर्वशी रचना किसकी है? तो उर्वशी रचना जो है आपका दिनकर की ये रचना है। किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। और दिनकर को ही उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कहे कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी रचना पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अभी बताते आ रहे हैं किस रचना पर? तो यामा रचना पर उन्हें मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 51 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि जो है आपका सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन स्टेट 2025 में पूछा था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और ये जो है छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। ध्यान रखिएगा नागा अर्जुन का मूल नाम अगर पूछा जाए तो इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। कौन सा? इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये भी क्वेश्चन 2025 स्टेट में पूछा गया है। और याद रखेंगे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। एक रचना है नग्नहीन पत्रगाछ के लिए। नग्नहीन पत्रगाछ के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो नागा अर्जुन को मिलता है। और नागा अर्जुन को जन कवि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जन कवि भी कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देख लीजिए। 52 कह रहा है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह बताना है तो ये जो है गीतिका है। क्या है जी? गीतिका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौंतेय नहीं है? कौन माने कौंतेय का मतलब कि कुंती का पुत्र नहीं है। तो ये नकुल और सहदेव जो है कुंती के पुत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देख लेते हैं। लेखन में वाग व दग्ध का क्या आश्य है? तो इसका आश्य जो हो जाएगा
अभिव्यक्ति की प्रभाव उत्पादकता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो ये सरस्वती के संपादक बनते हैं 1903 ईस्वी में बनते हैं, लेकिन सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हो जाता है 1900 में ही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। 56 कह रहा है कि रीति काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। तो क्या था इसका? काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना इसका क्या था? प्रयोजन यानी कि उद्देश्य था। 56 का 4 हो गया। रीति काल के प्रसिद्ध कवि जो हो जाएंगे आपके बिहारी हो जाएंगे, केशवदास हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, और रीति काल को हम लोग उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन है। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम जो है घनश्याम है। क्या है जी? घनश्याम है। और भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है रीति काल के क्या हैं? प्रसिद्ध कवि हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 58 नंबर कह रहा है कि रीति काल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? तो रीति काल में जो भाषा आई है वो ब्रज भाषा आई है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा आई है। और आप कमेंट नहीं, आप समझिए कि रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है? रामचरितमानस। तो ये रचना जो है आपका तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की क्या है? ये रचना है। और रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी। और आप बताइएगा कि पदावली जो है किसकी रचना है? पदावली जो है मैथिली की रचना है। पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है और यह रचना जो है विद्यापति की है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता किस सप्तक में है? तो इनकी कविता जो है दूसरे सप्तक में है। किसमें है? दूसरे सप्तक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर देखिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो इनके अनुसार रसों की संख्या जो है 8 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसके प्रवर्तक जो हो जाएंगे भामा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भामा हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है विश्वनाथ जी के बारे में तो याद रखिएगा वाक्य रसात्मक काव्य किनकी रचना है? तो विश्वनाथ जी की रचना है। अगर आपसे कहे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा उभया अलंकार और तीसरा पहला समझ लीजिए अर्था अलंकार, दूसरा शब्द अलंकार और तीसरा उभया अलंकार होता है। चलिए हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 नंबर देख लीजिए। 62 कह रहा है कि अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन है? अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा अस्थाई भाव को जगाता है रस। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई भाव को जगाने वाला कारक क्या है? रस है। अब आपसे अगर प्रश्न कहता है कि संचारी भाव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम लोग व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। यानी कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और संचारी भाव की संख्या अगर पूछे कि संचारी भाव की संख्या कितना होता है तो 33 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितना होता है? 8 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 63 नंबर कह रहा है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनना है। कह रहा है कि जो अच्छा बोलता है, तो जो अच्छा बोलता है उससे हम लोग बोलते हैं सुवक्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो कम बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी। जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे? मितभाषी बोलेंगे। जो अच्छा भाषण देता है उसको सुभाषणीय बोलेंगे। जो अच्छा भाषण देता है उसको सुभाषणीय बोलेंगे। और जो सुंदर बोलता है उसको हम लोग सुभाषी बोलेंगे। जो सुंदर बोलेगा उसको सुभाषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
64 नंबर, जिसने मृत्यु को जीत लिया है के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द जो होगा आपका मृत्युंजय हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं। तो जिसकी सहन शक्ति अच्छी होगी उसे हम लोग सहिष्णु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहिष्णु। वैष्णव किसको बोलेंगे? वैष्णव किसको बोलेंगे? तो जो विष्णु का उपासक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैष्णव बोलेंगे। जो व्यक्ति सहयोग करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहयोगी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 66 नंबर, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? 15 दिन में छपने वाली पत्रिका को हम लोग पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। एक माह में छपने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका, एक सप्ताह में छपने वाली पत्रिका को साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में छपने वाली पत्रिका को वार्षिक पत्रिका कहते हैं। आप बताइएगा कि कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? बाला बोधनी किसकी पत्रिका है? बाला बोधनी किसकी पत्रिका है? धर्म युग किसकी पत्रिका है? तो ध्यान रखिएगा, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। धर्म युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। एक रचना जो है सबसे पहले आती है उदंत, उदंत मार्तंड, ये सबसे पहली पत्रिका है उदंत मार्तंड। ये किसकी पत्रिका है? जुगल किशोर जी की पत्रिका है, जो 1826 में क्या होती है? प्रकाशित होती है। यही क्वेश्चन तो स्टेट में पूछा था कि पहली पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड है। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर देख लीजिए। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अध्यादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का, तो ये जो होता है प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव का सही विलोम क्या हो जाएगा? आपका दानव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 70 नंबर कि भीषण का विलोम होगा। तो भीषण का विलोम जो हो जाएगा आपका सौम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौम्य आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो ध्यान रखिएगा, आग्रह का जो होता है दुराग्रह होता है। अभी आप देख लिए कि 3-4 क्वेश्चन जो है विलोम शब्द से ही पूछ दिया है। तो विलोम शब्द को ही क्या करना है? विलोम शब्द को भी याद रखना है। 72 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। तो इसका सटीक विलोम जो हो जाएगा विरह का क्या हो जाएगा? अनुरक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देख लीजिए। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है। यानी आपको बताना है कि शत्रु का प्रवाची शब्द क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सब में आरती आराती ऐसे कुछ करके मतलब दिया हुआ है, लेकिन सही जो होगा आराती होगा। क्या होगा? आराती, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 करें कि दारा, दारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो ध्यान रखिएगा, दारा का होता है पत्नी जो होता है, इसका समानार्थी होता है प्रवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, कह रहा है कि इंद्रापति किसे कहा जाता है। तो इंद्रापति जो है विष्णु जी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सौमित्र जो है लक्ष्मण के लिए क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर,
77 कह रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथियार है? बाण जो है किस प्रकार का हथियार है? ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन स्टेट 2025 में फर्स्ट पाली में पूछा गया है 15 तारीख को। राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये माने हैं राहुल संकृत्यान जो है सरहप्पा को क्या माने हैं? प्रथम कवि माने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? चिंतामणि की रचना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये रचना जो है कवि कुल कल्पतरु जो है किसकी है? तो ये जो है चिंतामणि की है। अब देखिएगा रसराज किसे कहा जाता है? तो रसराज जो है किस रस को कहा जाता है? तो ये जो है श्रृंगार रस को जो है, श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं हम लोग? रसराज बोलते हैं। श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? रसराज बोलते हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कहता है कि अलंकार प्रकाश जो है किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा अलंकार प्रकाश जो है भूषण की रचना है और भूषण रीतिकालीन कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 80 नंबर, और आज का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है 80 नंबर कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम जो है आपका अंबिका प्रसाद गुप्त है। क्या है जी? अंबिका प्रसाद गुप्त है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में एक रचनाकार आए हुए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, पूछा जाता है। उसने कहा था किसकी रचना है? तो ये जो है गुलेरी जी की रचना है जो 1915 में आई। अब देखिएगा कहेगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। दूसरी बात कह सकता है कि अपभ्रंश, क्या कह सकता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो याद रखिएगा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये बोले हुए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी बोले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और एक लाइक का तो बटन बनता ही है। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।